जैसे ही टैक्स शब्द सुनने में आता है, अक्सर लोगों का मन भारी हो जाता है। ये सोचकर कि लगता है फिर जेब पर कुछ भारी पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ इस टैक्स गुरु शो में टैक्स लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ता है, बल्कि लोगों की जेब भरता है। क्योंकि हम टैक्स बचाने के तरीके आपको बताते हैं और इस कोशिश में इस बार हमारी मदद करने वाले हैं बेहद ही अनुभवी टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार लक्ष्मण जी। तो मुकेश जी ने चलिए तो मुकेश जी ने हमें बताया था कि हम कई सारे मोर्चे पर लोगों को कुछ खास टिप्स देने वाले हैं, इसीलिए एक झलकी दे दें आपको इस शो की कि इस शो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपने लोन लेकर शेयर, जमीन या फिर कोई दूसरा कैपिटल एसेट खरीदा है तो ब्याज पर कैसे बचाएं टैक्स। अपने इस्तेमाल के लिए अगर आपने कोई मेडिकल इक्विपमेंट खरीदी है तो क्या टैक्स बचाने के लिए उसे मेडिकल खर्चे के तौर पर दिखा सकते हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि चेक से पेमेंट या मनी ट्रांसफर करने पर क्या आपको देना होगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुकेश पटेल जी, सबसे आप ही के पास से आऊँगा, शुरुआत करूँगा। कई लोग जो है लोन लेकर कैपिटल एसेट लेते हैं, जैसे जमीन खरीद लेते हैं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, कई बार शेयर भी लोग खरीद लिया करते हैं। तो इस लोन पर जो ब्याज चुकाते हैं, क्या उस ब्याज पर टैक्स बचाया जा सकता है क्या? तो इस पर सवाल मैं थोड़े से अलग अलग टुकड़ों में आपसे पूछूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घर खरीद लिया या फिर जमीन खरीद लिया। तो ऐसे लोन लेने पर, इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने पर जो ब्याज उनको चुकाना पड़ता है, क्या उस ब्याज पर कोई टैक्स डिडक्शन मिल पाएगा? इसको थोड़ा दो हिस्से में बांट कर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार घर खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, कई बार रेंटेड भी होता है, तो दोनों को क्या अलग अलग नियम है या फिर एक ही साथ है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका सवाल बहुत ही रोचक है और जैसे आपने बताया आगे, ये सवाल को अगर हमारे दर्शक ध्यान से सुनेंगे तो उनके जेब बचत से भरेंगे, क्योंकि टैक्स में काफ़ी बचत करने की संभावना इस हमारे जवाब से उभरेगी। बिल्कुल। सबसे पहले जो हम जानते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, उसके बारे में तो जो नियम है वो काफ़ी प्रचलित है। सेक्शन 24 के तहत सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होती है उसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू तो ज़ीरो होती है, माना उसकी कोई इनकम नहीं होती है, पर वो ज़ीरो इनकम में से आपको खर्च मिल सकता है। और वो आपने जो हाउसिंग लोन लिया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन से लें आप या बैंक से ले, आप प्राइवेट लोन भी ले सकते हैं। तो उस पर जो भी ब्याज आपको चुकाना होगा, पेएबल होगा, एक्चुअली यू मे नॉट पे ऑल्सो, बट व्हाट इज पेएबल, वो आपको 2 लाख रुपए की सीमा में मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक घर, क्योंकि अब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 घर भी रख सकते हैं। तो 2 घर हैं तो दोनों का मिला के कुल रुपया 2 लाख के दायरे में आप बचत कर सकते हैं। ये तो रहा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। अगर मान लिया रेंट पे कोई प्रॉपर्टी कर दिया हमने लोन लेकर के, तो उसका क्या होगा? जी, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद के रेजिडेंशियल या कमर्शियल, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केवल रेजिडेंशियल के लिए है, पर आप जो रेंट पर देते हैं वो रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। तो आप जो भी रेंट चुकाते हैं, माना आपकी रेंट की जो आय होती है, आप प्रॉपर्टी जब रेंट पर देते हैं तो उस आय के सामने आपने जो हाउसिंग लोन लिया है तो उसका पूरा ब्याज विदाउट एनी लिमिट आपको डिडक्शन मिल सकता है। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ रुपए की लोन ली है और आप उस पर 8% के हिसाब से 8 लाख रुपए का ब्याज चुकाते हैं, और समझिए आपको 5 लाख रुपए का रेंट मिलता है। तो वो 5 लाख के रेंट में से वो जो आपका 8 लाख रुपया है ब्याज का, वो आप उसको करके सेट ऑफ करके जो भी 2 लाख रुपये तक की सीमा में जो अमाउंट है वो आप अदर इनकम के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। माना रेंट के सामने पूरा
और अदर इनकम के सामने 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक उससे आप भी बचा। ज्यादा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये इसमें काफी फायदेमंद इसके नियम भी हैं। ये तो रही बात प्रॉपर्टी की। कई बार लोग, हालांकि जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं वो ऐसा सुझाव नहीं देते हैं, फिर भी कई बार लोग शेयर जैसी प्रॉपर्टी भी लेते हैं, कैपिटल एसेट भी ले लेते हैं लोन लेकर के। तो उसमें क्या नियम है इस ब्याज को एडजस्ट करने का? अब डिविडेंड आता है जब आपने मान समझिए कि शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जहां आपको डिविडेंड की इनकम है। पहले तो डिविडेंड आपका टोटली एग्जम्प्ट हुआ करता था, पर जब से लेके 2020 से लेके डिविडेंड जब टैक्सेबल हुआ तो अब नियम ये है कि अगर आपने लोन लेके शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो जो ब्याज आपको चुकाना है वो खास ख्याल में रखिएगा कि आपकी जो डिविडेंड की इनकम है वो डिविडेंड की इनकम की 20% से ज्यादा न हो, उस रकम की सीमा में ही आप ब्याज क्लेम कर सकते हैं। माना आपने ब्याज चुकाया हो 5 लाख रुपया, लेकिन आपकी डिविडेंड की इनकम अगर 1 लाख रुपए की है तो आपको केवल 20,000 रुपये का डिडक्शन इंटरेस्ट का मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी अगर लेते हैं, कैपिटल एसेट लेते हैं और लोन लेकर लेते हैं, तो उस पर जो भी आप ब्याज चुकाते हैं उस ब्याज को जो है आप एक तरीके से टैक्स के एवज में आप उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्स की देनदारी को भी कम कर सकते हैं। इस पर कई सारे पहलू होते हैं, इस पर अलग अलग शो में हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। मुकेश पटेल साहब, सबसे पहला सवाल हमारे पास दिल्ली से आया है राकेश गोयल जी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या सवाल है आपके पास? सबसे सर मेरा सवाल है कि पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई होती थी स्कीम 1990 में, यूलिप चलता था। यूलिप की स्कीम अब आजकल वो एक्चुअली में क्या है कि वो यूटीआई असेसमेंट यूटीआई म्यूचुअल फंड का हो गया है शायद वो। सवाल क्या है? यूलिप मैंने दिया था सर, मेरा 1990 में यूलिप मैंने एक परचेज करा था यूटीआई का, जो कि 2000, लेकिन मैंने उसका पेमेंट ही नहीं लिया। लेकिन अब मैं उसका पेमेंट लेना चाहता हूँ, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें टैक्सेबल लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि इसमें LIC प्रीमियम करता था, कुछ रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता था। ठीक है, देखिए आपका ये जो यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसका जब भी कोई मैच्योरिटी प्रोसीड आता है तो आयकर कानून की सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के तहत इसकी टैक्सेबिलिटी को हम देखते हैं। अब कोई भी ऐसा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या रेगुलर इंश्योरेंस प्लान होता है, हालांकि आपका तो 1990 का है, उस टाइम तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, फिर उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए और 2012 के बाद नियम ये है कि अगर आप 10 इयर्स से ज़्यादा आपका ड्यूरेशन है पॉलिसी का तो आपका मैच्योरिटी विल बी कम्प्लीटली एग्जाम। अब आपके केस में तो कोई सवाल ही नहीं है, तो आपका टोटल यूलिप का जो अमाउंट है वो 10D में एग्जम्प्ट होगा। आयकर की कोई चिंता आपको करनी नहीं। बिल्कुल, आप कोई टेंशन मत लीजिए कि आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा। जो आपने डिटेल दी उस डिटेल के हिसाब से यही सही सलाह बनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि टैक्स का टेंशन मत लीजिए। हमारे पास काफ़ी अनुभवी टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन सलाह आपको मिली है। चलते हैं अब अमृतसर, जहां से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सवाल लेने के लिए। चलिए, आप डॉक्टर हैं पेशे से कि डॉक्टर PhD वाले हैं? नहीं सर, मैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात। बताएं क्या सवाल है आपके? सर वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो वो मेरा इम्प्रेशन था कि 1 लाख रुपए एक साल हर साल एग्जम्पशन है जी। तो सर वो मेरे CA बताते हैं कि नहीं, आपको जब ग्रैंड पेरेंटिंग का मिलेगा तो ही ये बेनिफिट मिलेगा। तो वो आपकी बात फिर मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ गया। तो अब ये उलझन है कि इसका क्या समाधान है जी? बिल्कुल, आपकी उलझन दूर करेंगे। मुकेश पटेल साहब, क्या सुझाव होगा इनके लिए? बिल्कुल। अब लक्ष्मण जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे ENT के डॉक्टर साहब हैं ना, वो उनके CA से एटलीस्ट टैक्स के ज्ञान में ज़्यादा काबिल है।
अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि केवल इक्विटी शेयर्स पर ही ये 1 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन का टैक्स नहीं देने का फायदा है सेक्शन 112A का मिलेगा, वो गलत है। 112A में केवल इक्विटी शेयर्स ही नहीं, ओम प्रकाश जी आपकी जो इम्प्रेशन है बिल्कुल सही है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं जिस पर आप एसटीटी भरते हैं, उसका भी एग्जम्पशन ये 1 लाख रुपए के दायरे में आ जाता है। तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों जिस पर आपने एसटीटी भरा है, वो 112A में 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, केवल उसके ऊपर टैक्स होगा। तो डॉक्टर साहब आप तो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, लगता है टैक्स की भी काफी पढ़ाई करते रहते हैं आप, ऐसा है क्या? जी जी नहीं सर, ये आपके जो टैक्स गुरु का ज्ञान है उसी के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरीके से हम लोगों का हौसला भी बढ़ाया है। और जैसे चलिए लक्ष्मण जी आपको बधाई हो, आप कितना ज्ञान बांटते रहते हैं। नहीं, ज्ञान तो आप बांटते हैं, हम तो माध्यम बने रहते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हम लोगों के शो को देख करके लोग टैक्स के नियमों की बारीकियां भी समझते हैं और कई बार टैक्स एक्सपर्ट से भी ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट हो सकते हैं। और भी कोई उलझन होगी तो ज़रूर लिखिएगा डॉक्टर साहब हमें tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल लेते हैं अगला सवाल कंचन त्रिपाठी जी का, जो कि लखनऊ से हैं और इन्होंने ईमेल भेजा है। दरअसल इनके पास DHFL और सिंटेक्स का स्टॉक था जिसमें इनको लॉस हुआ था, और चूंकि अब ये सारे स्टॉक जैसा ये बता रही हैं कि शेयर जो है सो डिलिस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं। तो अब इनके सीए ने क्या किया कि डिलिस्टिंग के चलते सीए ने शेयर को ITR में नहीं दिखाया। अब पूछ रही हैं कि क्या जो लॉस हुआ था उस लॉस को हम अगले साल में सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? लक्ष्मण जी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां जो होती है, जब जिसमें आपने शेयर में निवेश किया हो उसका डीलिस्टिंग हो जाता है। अब जब डीलिस्टिंग होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए आपका नुकसान तो इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू हुआ ही हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है डीलिस्ट हो जाती है, उसके शेयर के भाव ऑलमोस्ट पेपर पस्ती की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल। पर अब प्रॉब्लम यह है कि जब लिस्टिंग नहीं है तो उसको आप कैसे ट्रांसफर करके, क्योंकि जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तब तक लॉस क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में एक तो सुझाव ये है कि लिस्टेड शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं, डीलिस्टिंग वाले शेयर्स का भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन से एट अ नॉमिनल वैल्यू। तो आप किसी को भी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन दे के इस तरीके से आप लॉस क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए डीलिस्टिंग के बाद वो लिक्विडेशन में चली गई कंपनी और ऑफ मार्केट में भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, तो एक्चुअली यहाँ आपको ज़्यादा फायदा इस तरीके से आप ले सकते हैं कि इसको हम एक्सटिंग्विशमेंट कहते हैं। जब आपका शेयर ही नहीं रहा, लिक्विडेशन में चली गई बात सब, तो वो एक्सटिंग्विशमेंट इज अ ट्रांसफर एंड देयरफॉर एक्सटिंग्विशमेंट में आपको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो पूरी रकम जो है उसको भी आप लॉस के तौर से कैपिटल लॉस क्लेम करके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी बनता है, और ये प्राइवेट अनलिस्टेड है इसलिए 2 साल का और इंडेक्सेशन वाला नियम भी लगेगा। तो लक्ष्मण जी काफी फायदा, एटलीस्ट यू हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, पर टैक्स में जो बचत हो सकती है वो आप जरूर कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कंपनी लिक्विडेशन में नहीं गई है, तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो फिर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तब सीधे उसका फायदा उठा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, लोगों के सवाल लें और आपके जवाब लें, इससे पहले एक जो मुद्दा बार बार आता है, कई लोग सवाल पूछते भी हैं और इन दिनों काफ़ी चलन में भी है, वो है पार्टनरशिप फर्म का। दरअसल पार्टनरशिप फर्म के जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं उनको अक्सर फर्म से रेम्युनरेशन मिलता है, वो इसके हकदार होते भी हैं। अब मामला ये उठता है कि ऐसे वर्किंग पार्टनर को जो रेम्युनरेशन मिलता है, इसके तौर पर जो आमदनी होती है, तो क्या वो टैक्स डिडक्शन के लिए कोई क्लेम कर सकते हैं अपने एक्सपेंस को? क्या इस तरह की व्यवस्था है टैक्स के नियम में? जरूर। टैक्स गुरु के माध्यम से आज हम दर्शकों को ये बताएंगे। इनफैक्ट कई पार्टनर्स को इसका ज्ञान ही नहीं है, वो समझते हैं कि केवल पार्टनरशिप फर्म में ही
बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम किया जा सकता है, ये Individual जरूरी नहीं। नहीं है। मान लीजिए पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, तो आज से कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जाना माना केस हुआ था, रमणीक लाल कोठारी करके, वो केस में उन्होंने ये एक सेटल किया था प्रिंसिपल कि पार्टनर की सैलरी या रेम्यूनरेशन की इनकम में से ये रेम्यूनरेशन कमाने के लिए जो भी कोई ज़रूरी खर्च किया गया हो तो वो भी मिल सकता है, शर्त केवल इतनी है कि फर्म ने वो क्लेम नहीं किया हो। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे जो रेम्यूनरेशन आपको मिलता है, अब पार्टनर की पर्सनल कार है जिसका खर्च फर्म में नहीं पड़ता है, तो वो कार का, मोटर कार का फ्यूल है, डेप्रिसिएशन है, उसका पार्टनर का टेलीफोन है अगर वो अपने लिए यूज़ करता है, या तो उसने एक कोई बंदा रखा है जो उसको असिस्ट करता है अपना पार्टनरशिप फर्म की सर्विसेज देने के लिए। तो ये सब खर्च जो आपको पार्टनरशिप की रेम्यूनरेशन इनकम मिलती है उसमें से आप डिडक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई पार्टनर के केस में अगर ज़्यादा इनकम है, आप हायर रेट में है सरचार्ज के साथ, तो कुछ खर्च फर्म के बजाय अगर पार्टनर में क्लेम किए जाएं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो बिल्कुल, अगर आप भी पार्टनरशिप फर्म में हैं, वर्किंग पार्टनर हैं, तो आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। आप जो खर्च करते हैं उस खर्च को आप दिखा सकते हैं। शर्त यही है कि उस खर्च के एवज में आपके फर्म ने कोई टैक्स क्लेम ना किया हो, जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा भी। अब चलते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलते हैं वडोदरा, वहाँ से अशोक पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी और मुकेश जी। मेरी पत्नी सीनियर सिटीजन है और वो एक्यूट स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं। हाल ही में मैंने एक नई सीपैप मशीन खरीदी जिसकी कीमत 56,000 रुपए है। इस मशीन का उपयोग नींद के दौरान सांस लेने में सहायता के लिए किया जाता है और ये डॉक्टर की सलाह से वो 2015 से इसका उपयोग कर रही हैं। मुझे नई मशीन इसलिए खरीदनी पड़ेगी, पुरानी मशीन खराब हो गई है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस मशीन को खरीदने के लिए मैं 50,000 तक का ATT बेनिफिट को अवेल कर सकता हूं? हालांकि ये लाइफ सेविंग मशीन नहीं है और मेरी पत्नी का कोई मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी नहीं है। जी मुकेश पटेल जी, क्या सुझाव होगा इनके लिए? अशोक जी, आप क्या चाहते हैं? आपको लक्ष्मण जी आप क्या चाहते हैं? ये इनको ये खर्च मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो सबसे पहले चाहता हूं कि अशोक जी की जो पत्नी है उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनको इस मशीन की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तात्कालिक राहत टैक्स के मोर्चे पर दे दीजिए। लक्ष्मण जी हम टैक्स के मोर्चे पर जो मैं बताने वाला हूं, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी राहत के समाचार मैं उनको देना चाहता हूं। अब समझिए, ये जो सेक्शन 80D है उसमें ये कहा गया है कि एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट यू हैव इनकर्ड फॉर पर्पसेस ऑफ द मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है फॉर द हेल्थ ऑफ द SSC और एनी रिलेटिव, माना उसकी स्पाउस है या तो जो भी फैमिली मेंबर है। अब ये सीनियर सिटीजन है, इनका कोई प्रीमियम चुकाया नहीं जाता है, इसलिए वो क्लियरली एलिजिबल केस है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। अब सवाल ये होता है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर पर्पसेस ऑफ हेल्थ ऑफ द SSC के दायरे में क्या आएगा? अब इसमें डॉक्टर का कंसल्टिंग एक्सपेंडिचर आता है, वो तो हम जानते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर आता है, वो भी हम जानते हैं। दवाई का खर्च होता है, वो भी जानते हैं। पर अब जब हम हेल्थ की बात करें तो ये तीन के अलावा एक चौथी भी चीज़ है जिसको हम मेडिकल गैजेट्स कहेंगे। अब अशोक जी की पत्नी है, उनकी हेल्थ और उनकी सोने की जो स्लीप सिस्टम है उसका एक सीधा कनेक्शन है और वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए अगर जो कोई मशीन ली जाती है, जिस मशीन से उनकी हेल्थ को सुकून मिलता है, उसकी हेल्थ प्रिजर्व होती है, तो वो एक्सपेंडिचर भी 80D के मेडिकल एक्सपेंडिचर के दायरे में होगा। तो मेरे विचार से इनको ज़रूर ये फ़ायदा मिलेगा। आप पूछेंगे इस पर कोई केस लॉ है, मैं कहूँगा नहीं, पर केस लॉ ये ज़रूर है जब कोर्ट्स ने बताया है कि इन इंटरप्रीटिंग अ बेनिफिशियल प्रोविजन, you know, you have to take a liberal interpretation।
तो मैं मानता हूं कि अगर इनका केस कभी अपील में भी चला गया तो भी तकलीफ के बिना वो जरूर जीत पाएंगे। और केवल यही नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस जहां मेडिकल गैजेट्स है उसका खर्च भी ATD के दायरे में मिल सकता है। केवल शर्त यह है इट शुड बी बाय चेक और बाय अ डिजिटल पेमेंट, कैश से खर्चा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल अशोक पांडे जी, आपके लिए खुशखबरी है कि इस मोर्चे पे कम से कम आपको राहत मिलेगी और टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहूँगा यही कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो जाए ताकि इस गैजेट की, इस मशीन की जरूरत भी ना पड़े। मुकेश पटेल जी, इसमें एक सवाल मेरा आ रहा है कि कई बार कोरोना के टाइम में कई लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर खरीदा, वो भी अच्छा खासा महंगा होता था, कई बार 40,000 50,000 रुपए तक के आते थे। क्या उसका भी टैक्स क्लेम कर सकते थे क्या, या कर सकते हैं क्या? मैं ये कहता हूं दिस इज अ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लक्ष्मण जी, ये सवाल आया मेरी लाइफ में एज अ कंसल्टेंट, पहली बार मैंने ये नजरिए से सोचा और मुझे दृढ़ विश्वास के साथ मैं ये ओपाइन कर सकता हूं कि ATD के दायरे में मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए जो भी कोई ऐसी इक्विपमेंट है जिससे आप अपनी हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं, वो इक्विपमेंट का खर्च आपको जरूर मिल सकता है। अगर जरूरत पड़ी मैं खुद ये केस लड़के, मुझे विश्वास है मैं जीत सकता हूं। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जिन लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा और इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट के हकदार हैं, तो टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। और जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि चेक से पेमेंट पर भी लगता है GST या नहीं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं बेहद ही अनुभवी टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश जी, एक सवाल आया है GST को लेकर के, और ऐसा सवाल है जिसका नाता रिश्ता हर किसी से पड़ता है। ये सवाल है सुरेंद्र कुमार बत्रा जी का। इन्होंने ईमेल से सवाल भेजा है और इनका कहना है कि अगर मान लिया जाए हम किसी चेक से पेमेंट करते हैं या फिर मनी ट्रांसफर करते हैं तो क्या उस पर 18% GST लगेगा, ऐसा है क्या? अब मेरे ख्याल से उनके माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हम दूर कर दें। देखिए, चेक पेमेंट या मनी ट्रांसफ़र से आप जो अमाउंट का भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो अमाउंट पर GST नहीं लगता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का बैंक ट्रांसफ़र किया, मनी ट्रांसफ़र किया, उस पर 10 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। पर वो 10 लाख पर मान लीजिए एज अ स्मॉल कमीशन या सर्विस चार्ज अगर 500 या 1000 रुपया बैंक लेती है तो उस पर 18% का GST लगेगा। तो मनी ट्रांसफ़र पर कोई GST नहीं है। मनी ट्रांसफ़र की सर्विस के लिए जो चार्ज या कमीशन लिया जाता है उस पर GST जरूर लगेगा। बिल्कुल। तो ये साफ है कि जो आप पैसा ट्रांसफर करते हैं चेकबुक से या मनी ट्रांसफर के जरिए, उस पर कोई GST नहीं है। हाँ, इस ट्रांसफर के एवज में बैंक आपसे कोई प्रोसेसिंग फी या सर्विस चार्ज वसूल रही होती है तो उस पर GST लगता है। वो काफ़ी मामूली सी रकम होती है जो बैंक वसूलते भी हैं या फिर ऐसे जिन प्लेटफॉर्म वसूलते हैं। तो मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। कई सारे मुद्दे जो रह गए, मैं समझता हूँ कि अगले शो में जब आपसे रूबरू होऊंगा तो उस पर चर्चा करूंगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे GST से जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, एक बात मत भूलिएगा, आप जब भी सवाल भेजें तो आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें और सवाल भेजें tax@moneycontrol.com पर। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।